चलते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन की तरफ। आप देखते हैं इस क्वेश्चन में आईयूपीएससी पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आईयूपीएससी के लिए क्या देखते हो, पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन किससे लोगे, फंक्शनल ग्रुप से। कितने फंक्शनल ग्रुप लगे हैं इसमें, 2। अब इन दोनों में देख लो नंबर 1 किसको देना है, नंबर 1 किसको दोगे, जो फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में बड़ा होगा। हाँ, बड़ा कौन सा है, ये अमाइड है, पहचानना सीखो, ये अमाइड है CONH2, और ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड और अमाइड में बड़ा हो गया अमाइड, प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेना, ठीक है। तो जो बड़ा होता है उसका लिखते हैं सफिक्स, और जो छोटा होता है उसका लिखते हैं प्रीफिक्स, ठीक। अब लेते हैं सबसे पहले पेरेंट चेन, जो बड़ा है उसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये पेरेंट चेन हो गया। अब देखो ये जो बाहर निकल गया एक कार्बन, ये साइड चेन हो गया, ठीक। चलो अब नेमिंग लिख रहे हैं इसकी। सबसे पहले साइड चेन 2 पे मिथाइल, अच्छा प्रीफिक्स के तौर पे तुम्हारे पास एक मिथाइल है M से, और क्योंकि ये छोटा ग्रुप है तो इसका भी प्रीफिक्स लगाओगे। और प्रीफिक्स इसके दो होते हैं, फॉर्मिल और ऑक्सो। क्या फॉर्मिल का कोई ऑप्शन दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिया, तो ऑक्सो का यूज करोगे। ऑक्सो का जब यूज करते हैं तो पेरेंट चेन में इस कार्बन को काउंट करते हैं, अल्डिहाइड के कार्बन को, ठीक है। और जब काउंट करोगे तो इसको 6 नंबर दोगे, पेरेंट चेन में आएगा टोटल 6, और ये ऑक्सो O से M से मिथाइल, तो अल्फाबेट में पहले M आया कि O आया, पहले M आया तो पहले M लिखेंगे। 2 पे मिथाइल, अब दूसरा प्रीफिक्स है तुम्हारा ये छोटा वाला ग्रुप, 6 पे ऑक्सो, टोटल पेरेंट चेन में 6 माने हेक्स। इन है कि आइन है, मतलब सैचुरेटेड पेरेंट चेन है कि अनसैचुरेटेड। यहाँ देखोगे अनसैचुरेटेड है तो 3 पे इन लगा है, 3 पे इन लगा है, ठीक है। और 1 पे क्या लगा है तुम्हारा, अमाइड, 1 अमाइड, तो 1 लिखना नेसेसरी नहीं है। और तो और देखो यहाँ ई और ए दो वॉवेल एक साथ आ रहा है तो इस ई को कट कर देंगे, तो ये हुआ इसका आईयूपीएससी। बहुत आसान है, 3 रूल बस याद रखने हैं, आईपीएससी के कॉपी में है, आप देख सकते हैं, ठीक है, तुरंत उससे हो जाएगा। क्या है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या रहा है, C4H8, ये जो अल्कीन है इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, आइसोमर बनेंगे, ध्यान देना, ये नहीं बोला स्ट्रक्चरल की स्टीरियो, तो स्ट्रक्चरल स्टीरियो कुछ भी हो सकता है। चलो तो C4H8 का अगर तुम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालोगे तो 1 आएगा, फॉर्मूला पता है, 2 into कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 + 1, ठीक है। चलो तो 1 आएगा DU, DOU जैसे ही 1 हुआ, 1 का मतलब हुआ कि इसमें एक पाई बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, और इसमें एक रिंग हो सकता है, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड अगर लगाओगे 4 कार्बन में तो ऐसा लगेगा, ठीक है, और एक रिंग लगाओगे तो ऐसा बनेगा। तो बेटा एलिफैटिक बोला है क्वेश्चन में, मतलब कि रिंग नहीं बनाना है, इसके बनाने नहीं है फर्दर आइसोमर, ठीक है। एलिफैटिक बोला है मतलब कि ओपन चेन बनाना है, ठीक। ओपन चेन बनाना है तो भाई क्या होगा, एक ये बना, एक ये बनेगा, 1 पे इन 2 पे इन, ठीक है, ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। उसके बाद कैसे बनाते हैं आइसोमर, जितने अलग अलग आईपीएस से मिले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होना चाहिए, C4 और H8 होना चाहिए, ठीक है। तो भाई क्या होगा, ये बनेगा। इसके बाद अब आओ, इसमें चेन बन गया, चेन बन गया, देखो ये दोनों चेन आइसोमर है, या पहला और तीसरा चेन आइसोमर है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन आइसोमर है, तो चेन बन गया, पोजीशन बन गया। इसमें तुम्हारा बचा क्या, फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप तो कोई लगा नहीं कि हम लगा दें यहाँ पे अलग कोई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब अगला क्या हुआ, अगला तुम्हारा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म है नहीं, मेटामेरिज्म ये दिखाएगा नहीं, रिंग चेन बनेगा नहीं क्योंकि एलिफैटिक का है क्वेश्चन में, तो रिंग बनेगा नहीं, ठीक। अब चलते हैं जरा स्टीरियो पे, स्टीरियो पे चलोगे तो क्या है स्टीरियो में, स्टीरियो में है सबसे पहला ऑप्टिकल, ऑप्टिकल के लिए कायरल होना चाहिए, यहाँ कोई भी कार्बन जो sp3 है वो कायरल नहीं है, sp3 होना चाहिए, sp3 ये दोनों है, कायरल नहीं है, sp3 ये दोनों है, कायरल नहीं है, sp3 ये दोनों है, कायरल नहीं है, ठीक है। चलो ऑप्टिकल दिखाएगा नहीं, ज्योमेट्रिकल दिखा सकता है, और कन्फर्मर तो केवल अल्केन दिखाते हैं, तो ये अल्केन तो है नहीं, सिंगल बॉन्डेड चेन ही दिखाती है, डबल बॉन्डेड नहीं, ठीक है। तो भाई क्या है, बस ज्योमेट्रिकल बचा, कन्फर्मेशन दिखाएगा नहीं, ऑप्टिकल दिखाएगा नहीं। ज्योमेट्रिकल के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड होना चाहिए और टर्मिनल पे अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। चलो जैसे ये डबल बॉन्ड है, इधर देखना, ऊपर H नीचे ऊपर दोनों जगह H H है, सेम ग्रुप, सेम ग्रुप है तो ये कभी भी सिस ट्रांस या EZ नहीं दिखाएगा,
ठीक है। चलो C90 वगैरह कुछ भी नहीं दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा। इधर आओ, ये ब्यूटूइन है, इसके पास एक H है, यहाँ CH3 है, इसके पास एक H है, यहाँ CH3 है, बस इसमें बनेगा एक सिस एक ट्रांस, ठीक है। और इसमें अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे दो H सेम ग्रुप हो गए, ऊपर नीचे सेम ग्रुप, तो ज्योमेट्रिकल नहीं बनता। इधर भी देख सकते हो CH3 सेम ग्रुप, तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा। चलो अब अगर टोटल हम काउंट करें तो ज्योमेट्रिकल कितने मिले, दो, ठीक है, मिले दो। आ जाओ, इसमें ज्योमेट्रिकल दो, और एक ये कंपाउंड है, एक ये कंपाउंड है, मतलब दो और दो चार, ये टोटल बने चार आइसोमर, इसलिए इसका आंसर जाएगा 4। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि फर्मेंटेशन, स्टार्च का जब भी फर्मेंटेशन होता है तो ये अल्कोहल देता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो स्टार्च को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है फर्मेंटेशन से, तो क्या करना होगा? तो करना होगा बेटा कि क्या ले, यहाँ पे ऑप्शन में पहले बोल रहा है O2, फिर दे रहा है एयर, तीसरा दे रहा है CO2 और चौथा दे रहा है एंजाइम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन की डेफिनेशन क्या है, आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, पूरा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि स्टार्च को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी। तो फर्मेंटेशन होता है एनारोबिक कंडीशन में, तो ऑक्सीजन नहीं होगा, एयर नहीं होगी, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अल्कोहल अगर पाना है तो आपको ऑक्सीजन नहीं लेना है, ठीक। चलो, एयर होगा नहीं, एनारोबिक कंडीशन। CO2 तो रिलीज होता है फर्मेंटेशन में, ठीक है, रिलीज होता है, निकलेगा बाई प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम हुआ इसका आंसर, CO2 एकदम नहीं होगा, रिलीज होगा। तो एंजाइम के प्रेजेंस में हमेशा स्टार्च पे वर्क करेगा, तो स्टार्च अल्कोहल देगा, साथ में CO2। क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 फिनाइल प्रोपीन की जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रेशन कराते हैं, किसी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रेशन करते हैं, तो क्या बनता है? देखो क्वेश्चन जब ऐसे कहे तो एसिड लिख दिया ना, एसिड लिख दिया तो यहाँ कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। चलो, एसिडिक मीडियम में कार्बोकेटायन, बेसिक मीडियम में कार्बन एनायन, ठीक है। चलो इधर 2 फिनाइल प्रोपीन, 2 फिनाइल प्रोपीन का पहले स्ट्रक्चर हो जाए, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो, 2 पे फिनाइल लगा दो, 2 पे 1 2, ठीक, 1 2। चलो अब बताना, इस पे वाटर अगर जोड़ोगे तो कहाँ जोड़ोगे, बेंजीन के डबल बॉन्ड पे कि बाहर जो अनस्टेबल होगा वहां जोड़ोगे, ठीक है। तो अनस्टेबल कौन दिख रहा है भाई, ये तो रिंग में रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस वाले डबल बॉन्ड तोड़ोगे नहीं, तो भाई इस पे पानी जोड़ने जाओगे तो कहाँ जोड़ोगे, ऊपर वाले डबल बॉन्ड पे जोड़ोगे, इसे कहते हैं डायरेक्ट हाइड्रेशन। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन करोगे तो कार्बोकेटायन बनाओगे, प्लस कहाँ लगाओगे, जहां रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा कि जहां नहीं होगा, जहां स्टेबलाइज्ड होगा यानी प्लस इस पे आएगा और माइनस इस पे आएगा। दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो भाई यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगा दिए। अब बताओ, इसको रिंग में बना दे, ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात बराबर। चलो इधर आएगा OH और इधर आएगा H, ये वाटर जुड़ गया, ये बनेगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो सकता है बताओ, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वो पेरेंट चेन, ठीक। तो 1 2 3 या फिर 1 2 3 कहीं से, चलो इस OH को 2 ही मिलेगा, तो कहेंगे 2 पे फिनाइल, ये साइड चेन हो जाएगा, 2 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, ये आपका आंसर आया, जो कि फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, ये IUPAC इसका पूछा है, IUPAC, ठीक है। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हाँ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। अगर टर्मिनल से, देखो बीच से तो नंबरिंग करोगे नहीं, एक एंड से ही नंबरिंग करोगे। अगर तुम इस एंड से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 पे आता है ट्रिपल बॉन्ड, नीचे से कर लो, 1 2 3 पे आता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। अगर तुम इस एंड से करते हो तो 1 2 3 पे आता है डबल बॉन्ड, यहाँ देखो 1 2 3 पे आता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ से 2 पे डबल बॉन्ड, यहाँ से 3 पे, सॉरी, यहाँ से 3 पे डबल बॉन्ड और यहाँ से भी 3 पे ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या करें, अगर मान लो साइड चेन दोनों साइड नहीं रहता, तो बेटा हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं अगर सेम नंबर आता है तो, ठीक है। तो इसमें लोकेंट रूल लगाओ, लोकेंट रूल कैसे लगाएंगे आओ देखते हैं। इधर 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 3 पे कुछ मिल रहा है दोनों साइड से, ठीक है, अनसैचुरेशन मिल रहा है। इधर से चले तो 1 2 2 पे एक साइड चेन मिल रही है, जबकि इधर 1 2 2 पे साइड चेन नहीं है, 3 पे साइड चेन है, देखो 3 पे एक साइड चेन,
ठीक है। तो भाई जब साइड चेन जहां से पहले मिले, लोकेंट रूल, ठीक है, वहां से आप चलिए। ठीक, यहाँ से लोकस या कोई ग्रुप साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलता है, उसी टर्मिनल से चला जाता है जब कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। ठीक है, आओ। तो बेटा इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी? राइट से। 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है? अब इसमें दो साइड चेन आई, दो कार्बन की यानी एथ इथाइल, ठीक है, और एक कार्बन की यानी मेथ मिथाइल। तो पहले ई लिख दें कि पहले एम लिख दें? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले ई लिखेंगे, ठीक है। आओ ई लिखते हैं, यानी 6 पे इथाइल, 2 पे मिथाइल, ये हो गया। अब आओ, टोटल कितने हैं इसमें? 8 कार्बन। 8 कार्बन तो ऑक्ट लगा दे। अब लिखते वक्त पहले इन लिखें कि पहले आइन लिखें? वाई एन नहीं लिखें कि ई एन? ई एन नहीं पहले लिखेंगे। तो ई एन कहाँ पे है? 5 पे। 5 इन और 3 पे आइन, वाई एन ई। ये हो गया इसका आंसर, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, मिला लीजिए, हो जाएगा। बहुत आसान है, लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? एस्ट्रेलियाइड कैन नॉट शो, एस्ट्रेलियाइड क्या नहीं दिखा सकता? इनमें से कौन सा टेस्ट नहीं दिखा सकता? ठीक है, टेस्ट सोने सोने से लग रहे हैं, देखो, है ना। अच्छा, एस्ट्रेलियाइड क्या होता है? एस्ट्रेलियाइड CH3CHO। आओ देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा कि नहीं देगा? तो आइडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट वो सारे के सारे कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनमें ये पार्ट रहता है, वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है, चलो, ये पार्ट होगा या फिर ऐसे अल्कोहल जिनमें ये पार्ट हो। ठीक है, याद कर लो, हेलोफॉर्म टेस्ट यही दोनों कंपाउंड देते हैं जिनमें ये पार्ट होता है। एक भी H दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, फुल्ली ऐसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक, तो क्या इस एस्टल्डिहाइड के अंदर ये स्ट्रक्चर है? इनमें से कोई है? बिल्कुल ये है, ये है, तो ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। पूछा है कौन सा नहीं देगा। चलो, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट बेटा अल्कोहल के लिए होता है, टर्बिडिटी टेस्ट होता है जिसमें 3 डिग्री तुरंत टर्बिडिटी देता है और 1 डिग्री नहीं देता, बेस्ड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन के लिए होता है टेस्ट। तो क्या ये एल्डिहाइड ल्यूकास टेस्ट देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है ना। चलो अगले पे आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। ये केवल और केवल एल्डिहाइड के लिए होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, और एस्टल्डिहाइड एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, तो ये टेस्ट देगा। ठीक है, टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस भी किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए होता है, तो ये देगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है क्योंकि इसमें ये पार्ट है। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट होता ही एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, टॉलेंस सिल्वर मिरर देता ही देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, और लुकास होता है केवल अल्कोहल के लिए, ये अल्कोहल नहीं है, तो क्या ये लुकास टेस्ट देगा? नहीं देगा, इसलिए इसका आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनमें से कौन सा है? ठीक है, आओ चेक करते हैं। पहला देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड बाय NaOH। इथाइल क्लोराइड पता है C2H5Cl। अगर इसको एक्वस NaOH दोगे, हाइड्रोलिसिस कह रहा है ना, तो एक्वस एक्वस NaOH दोगे तो NaCl निकल जाएगा और OH इसकी जगह ले लेगा, मतलब कि C2H5OH आ जाएगा यहाँ पे। ये है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको आप SN2 में रख सकते हैं। ठीक है, पूछा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की सब्स्टिट्यूशन, पूछा क्या है? एडिशन। तो एडिशन पूछा है तो भाई ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो पहला तो आंसर हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। चलो आओ दूसरा देखते हैं जरा, दूसरे में क्या कह रहा है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है प्यूरिफिकेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड बाय NaHSO3। CO डबल बॉन्ड जहां होता है वहां NaHSO3 अगर आप दिए, ये एल्डिहाइड अगर है, तो क्या होता है? यहाँ पे व्हाइट क्रिस्टल बनाता है, और ये यूज होता है किस लिए? टू आइडेंटिफाई अल्डिहाइड। ठीक है, टू सेपरेट अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक, चलो, तो अल्डिहाइड यहाँ पे है अगर, तो ये इससे रिएक्ट करेगा और इस पे ये, क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड अगर एडिशन दे रहा है जाके इस पे ऐड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक लगता है और ऐड होता है, एनसीईआरटी में दिया है आपको। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में पहले ही दिया है।
एलआई पेज पे। तो ये यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाएगा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड हमेशा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कभी भी नहीं देते। ठीक है, तो इसका आंसर चला गया आपका सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल है ना, एनिसोल की बात करोगे तो बेंजीन पे OCH3 होता है, तो बेंजीन की रिएक्शन जब अल्काइलेशन हो रही है यानी एक तरह का फ्रीडल क्राफ्ट हो रहा है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगला डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ CO2, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसका मतलब होता है CO2 का निकलना। तो बताओ निकलना मतलब ये एलिमिनेशन हुआ ना, एलिमिनेशन हो नहीं सकता, सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, तो पूछा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो कि यहीं पे हो रहा है, व्हाइट क्रिस्टल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका आंसर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूरी रिएक्शन जो इसमें लैंग्वेज में लिखा है वो नहीं दिया है एनसीईआरटी में। ठीक है, लेकिन आप इतना एनसीईआरटी में दिया है कि आप ये क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। कैसे, आओ ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वो कंपाउंड है जिसको यहां पर रखें एक ही जगह पे, और वो NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है B, और B को जब देते हैं बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल 2 बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड होता है, देते हैं, तो यहाँ पे मिलता है हमें कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड मिलता है। चलो तो जरा बताना, NaNO2 इन HCl के साथ कोई रिएक्शन पढ़े हो जिसमें कलर कभी बनता है? हाँ बिल्कुल है, डाइएजोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। अब बताना डाइजोनियम सॉल्ट किससे बनता है? एनिलीन पर जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो इनमें से एनिलीन कौन दिख रहा है? क्या ये एनिलीन है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये एनिलीन है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये एनिलीन है? हाँ ये एनिलीन है। ठीक है, क्या ये एनिलीन है? बिल्कुल भी नहीं। तो आओ इसको जरा यहाँ रखते हैं, एक ही जगह इसको रखोगे तो बताना यहाँ पे बेंजीन ये जो है डाइएजो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और मिथाइल यहीं पे रहेगा। अब जब डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, तो डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन दी हुई है एक एनिलीन से आपके एनसीईआरटी में, और एक दी हुई है फिनॉल के साथ। ठीक है, वहां पे दोनों जगह कलर बताया गया है। ठीक है, तो बीडीसी यहाँ पे बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो डाइजोनियम क्लोराइड फर्दर रिएक्ट किया इससे, तो एक ब्रिलियंट कंपाउंड कलर देता है। ठीक है, तो आपको केवल इस क्वेश्चन में क्या खोजना था कि कौन यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा? जो एनिलीन होगा जिसमें बेंजीन से डायरेक्टली अटैच NH2 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि नायलॉन 66 बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नायलॉन 66 और पॉलीथीन ये किस तरीके के पॉलीमर हैं? ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो देखो जरा, तो इसमें क्योंकि हेक्सामेथिलीन डाइअमीन होता है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन होता है और एडिपिक एसिड होता है। ठीक है, तो क्योंकि इनमें टर्मिनल पे फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो ये जब भी जुड़ेगा तो बाई प्रोडक्ट निकालेगा, वाटर। ठीक है, तो जब भी वाटर निकलता है, बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो ये कौन से पॉलीमर बनाते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया। क्योंकि ये अलग अलग मोनोमर से बन रहा है, तो इसको आप कोपॉलीमर भी कह सकते हैं। होमोपॉलीमर क्या होता है? जो सेम तरह के मोनोमर से बनता है। कोपॉलीमर क्या होता है? जो अलग अलग के मोनोमर से बनता है। ठीक है, पॉलीथीन में अगर आओगे तो पॉलीथीन बनता है किससे? इथीन से, इथीन के एडिशन पॉलीमर से, एडिशन पॉलीमराइजेशन से। तो ये एडिशन से बनेगा और ये कंडेंसेशन से बनेगा नायलॉन 66। ठीक, कोपॉलीमर ये होता है, और अगर इसको देखोगे तो ये होमोपॉलीमर होगा। होमोपॉलीमर की बात इसमें किया नहीं क्वेश्चन में, ऑप्शन में पढ़िए, नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे सही आंसर क्या जा रहा है इसका कि नायलॉन 66 कंडेंसेशन से बनता है और पॉलीथीन एडिशन से बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है, एक इथीन होता है और वो एन टाइम्स जुड़ते जाता है। ठीक है, चलो इसका आंसर हो गया सी। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है बहुत बच्चे पूछे हमसे। ठीक है, तो इसको थोड़ा आसानी से एकदम रूल वाइज जो रूल है, जो तरीका है, उससे समझ लेना। ठीक है, पूछा इस क्वेश्चन में है कि ए और बी दो आयोडीन दे दिया है, और पूछा है कि कौन सा SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा SN2 के लिए। ठीक है, अब
सबसे पहले SN1 की अगर तुम रिएक्टिविटी देखते हो तो इसकी रिएक्टिविटी का एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास बहुत बढ़िया, जो कि है रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चलो ठीक है, आओ देखते हैं। मान लो तुमने ये आई निकाल दिया तो यहाँ पे एक प्लस आया, ये आई अगर निकाले तो यहाँ प्लस आया, ठीक है। चलो, और अगर ये आई तुम निकालोगे तो यहाँ प्लस आएगा। जरा बता देना दोनों में से कौन से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। ये रेजोनेंस यानी एलाइलिक कार्बोकेटायन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जबकि ये दूर है तो ये रेजोनेंस में तो है नहीं, तो ज्यादा स्टेबल ये आयोडीन दे रहा है कार्बोकेटायन, इसी वजह से यही देगा क्या, अच्छा SN1। यानी SN1 के लिए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा हो गई, ए की ज्यादा हो गई बी से, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। जरा SN2 की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चे क्या होता है SN1 देखेंगे, SN1 में अगर ए ज्यादा रिएक्टिव है तो उसका उल्टा कर देंगे, बी ज्यादा रिएक्टिव होगा। नहीं, ऐसे नहीं देखते, उसका भी तो रूल है, कंसेप्ट है। हाँ, तो भाई क्या है SN2 के लिए जब तुम देखोगे इसमें, तो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, जरा बताना। स्टेरिक हिंड्रेंस ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या दोनों में बराबर नहीं है, दोनों में बराबर है ना। तो एक बात बताओ, जब स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों में बराबर हो गया तो ये तो दोनों ही बराबर रिएक्टिव हो गया। अब क्या करोगे, अब ऐसा करो कि दोनों में जरा ध्यान देना। अगर आप एक कॉमन से रिएक्शन की बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दे रहा, ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी, जो भी रिएक्टिविटी है स्मॉल आर, वो तब ज्यादा होगी जब यहाँ पे मान लो एक इंटरमीडिएट बन रहा है, रिएक्शन का इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर प्रोडक्ट बन रहा है। इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी तब ज्यादा होगी जब रिएक्शन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक बात बताना, अगर तुम्हें यहाँ पे स्टेरिक इंटरेस्ट दोनों में बराबर लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर है क्योंकि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो रिएक्टिविटी तो बराबर हो नहीं सकती। तो एक कॉमन सा फंडा यही लगाओ कि रिएक्टिविटी उस रिएक्शन की ज्यादा होती है जिसमें इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनता है। एक बात बताओ, SN2 में ठीक है इंटरमीडिएट नहीं बनता, लेकिन फिर भी एक जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन अगर इसको लेके चलोगे तो क्या है, स्टेरिक है नहीं, तो जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन यही कहता है कि इंटरमीडिएट जिसका ज्यादा स्टेबल ना के बराबर बनेगा कार्बोकेटायन, ठीक है। प्लस चार्ज तो आ ही रहा है ना, पोलराइजेशन तो हो ही रहा होगा ना। चलो, तो पोलराइजेशन हो रहा होगा तो प्लस ये ज्यादा स्टेबल है इससे, इसी वजह से SN2 का भी सेम ऑर्डर रहेगा, ए ज्यादा बी कम, जो कि एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया गया है, नीट की तरफ से एनटीए की तरफ से बताया गया है कि भाई बेंजाइलिक या एलाइलिक के लिए रिएक्टिविटी सेम होती है SN1 और SN2 की। तो कॉमन सा फंडा लगा लिया, उससे आ गया। पहले रूल लगाओ, रूल से ना आए तो कॉमन फंडा, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ए ज्यादा होगा बी से दोनों ही रिएक्शन में, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर दोनों में सेम है, ठीक है।